नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस पर। और दोस्तों, थोड़ा सा डिले ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हम आपके लिए लेकर आए हैं सेमेस्टर सेकंड का जो माइनर पेपर है इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा आपकी कमेंट्स भी आ रहे थे। और हाँ, क्योंकि देखो, थोड़ा सा ये आप मानना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को मैं ये चाहूँ कि एक ही वीडियो में मैं पूरी इकोनॉमिक्स को समेट दूँ वन शॉट में, पॉसिबल ही नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए तो ये तक कहा गया है कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बनाना ही पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक्स एक इतना वाइडर सब्जेक्ट है कि जिसको आप एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में बांध दो, ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है। तो मैं कैसे एक वन शॉट में आपको इकोनॉमिक्स पूरी बता दूं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको इसमें समझा सकूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक अपना एक अलग वर्ड है, एक अलग चैप्टर बनता है। इकोनॉमिक्स तो वो सब्जेक्ट है जहाँ पे एक एक वर्ड ही अपने आप में क्या है कि क्लास है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम कर सके थोड़ा सा शॉर्ट आउट चीज़ों को। तो आपका जो सिलेबस है बहुत ही आसान सा सिलेबस है। आसान तो क्या है, बहुत डिटेल का सिलेबस है। यूनिट आपकी 4 आपके दिए हुए हैं। चारों यूनिट से हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा आपको लिए कर सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत फर्स्ट यूनिट के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है। तो दोस्तों देखो, अर्थशास्त्र होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि बोलते हैं, और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको बोलते हैं समष्टि। माइक्रो क्या करता है, पर्सनल और स्मॉल एग्रीगेट्स को स्टडी करता है, यानी जिसमें इंडिविजुअल और छोटी छोटी यूनिट को स्टडी किया जाता है, वो माइक्रो होता है। और जिसमें हम एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था का जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं, वो कौन सा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इट स्टडीज द इकोनॉमी एज होल, यानी ये समष्टि अर्थशास्त्र पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। इट डील्स विद एग्रीगेट मेजर्स लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल। यह राष्ट्रीय आय, रोजगार, उत्पादन और सामान्य मूल्य स्तर जैसे सामूहिक मापदंडों पर से संबंधित है या उनसे ये डील करता है। इट फोकसेस ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रादर देन इंडिविजुअल यूनिट्स। ये व्यक्तिगत इकाइयों की बजाय संपूर्ण आर्थिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी ये पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या हम स्टडी करते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड द study of income, output, employment, inflation, balance of payments, economic growth and government policies that influence these aggregates। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है, उसमें हम आय को, उत्पादन को, रोजगार को, मुद्रास्फीति को, भुगतान संतुलन को, आर्थिक विकास को तथा इन पर कौन से प्रभाव डालने वाली सरकारी नीतियां है, यानी कि जो सरकारी नीतियां है जो इनसे संबंधित है, उन सबको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी कहने का मतलब, एक पूरी अर्थव्यवस्था में क्या इकोनॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, इन सबको हम स्टडी करते हैं। दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट। समष्टि अर्थशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अचीविंग ग्रोथ एंड फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर ओवरऑल वेलफेयर। समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक उतार चढ़ाव को समझने में मदद करती है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में मदद करती है, बेरोजगारी दर को कम करने में मदद करती है, विकास प्राप्त करने में मदद करती है, और साथ ही में जो ओवरऑल डेवलपमेंट है या जो वेलफेयर है, उसको पाने के लिए सरकारी नीतियों को क्या करती है, प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद करती है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। अगला है, हाउ डज मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ नहीं पूछा जाएगा ए पार्ट में, ये आपसे सी पार्ट में या बी पार्ट में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से कैसे भिन्न है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेज ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण यानी कि पूरे देश की आय का, उत्पादन का, रोजगार जैसे सामूहिक आर्थिक चरों का अध्ययन करता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज हाउस होल्ड, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। जबकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, परिवारों को, फर्मों को या उद्योगों जैसी व्यक्तिगत इकाइयों का या छोटी छोटी यूनिट का क्या करता है, एनालिसिस करता है। तो इनमें मेन जो डिफरेंस होता है वो यही होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज एग्रीगेट को स्टडी करता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल एग्रीगेट को स्टडी करता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ये बता देता हूँ मैं, कि टाइमलाइन की बात करें, कि जैसे मान लो ये टाइमलाइन है इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे बात आती है सबसे पहले 1776 की। यहाँ पे नाम आता है एडम स्मिथ का दोस्तों,
एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इकोनॉमिक्स को एक बुक लिखी थी इनकी, वेल्थ ऑफ नेशंस करके बुक आई थी, और इस बुक से या इस 1776 के बाद इकोनॉमिक्स का प्रादुर्भाव हुआ, और इकोनॉमिक्स के फादर के तौर पे किसको कहा गया, एडम स्मिथ को। बात 1776 की है, फिर अपन बात चल के आते हैं आगे। अपन पहुंच रहे हैं 1890 में। 1890 में यहाँ पे इकोनॉमिक्स को क्या नाम मिला, इकोनॉमिक्स नाम मिला, और ये नाम दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। मार्शल की एक बुक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स नाम दिया गया था एल्फ्रेड मार्शल के बाद। लेकिन अभी भी माइक्रो मैक्रो की बातें नहीं थी। फिर बात चलकर आती है 1933 में। इट वाज 1933। एक इकोनॉमिस्ट होते हैं जिनका नाम है रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश जो कि नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक का नाम था माइक्रो और एक का क्या था नाम, मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट्स को, एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करती है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा नाम आता है दोस्तों, वो आता है नाम जेएम किन्स का। इसका नाम आता है जेएम किन्स का, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े डेवलपर माने जाते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज मैक्रो, और मैक्रो बात करती है एंटायर इकोनॉमी की। किसकी बात करती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन की बात करती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। समष्टि आर्थिक चर क्या है या कौन कौन से होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर लार्ज स्केल इंडिकेटर्स सच एज नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, savings, employment, inflation, exports and imports that represent the overall functioning of an economy। समष्टि आर्थिक चरों में वो बड़े पैमाने के संकेतक होते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय इसमें होती है, निवेश की बात करते हैं, उपभोग बचत की बात करते हैं, जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की बात करते हैं, आयात निर्यात की बात करते हैं, जो कि सारी अर्थव्यवस्था के कार्यों को दर्शाता है। कहने का मतलब एक इकोनॉमी में जो कुछ होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट ही होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र में स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स में या चर में क्या अंतर होता है। स्टॉक वेरिएबल्स आर मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लाइक वेल्थ और कैपिटल। स्टॉक चर किसी विशेष समय पर मापे जाते हैं जैसे संपत्ति या पूंजी। फ्लो वेरिएबल्स आर मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लाइक इनकम और एक्सपेंडिचर। फ्लो वेरिएबल एक निश्चित अवधि के दौरान मापे जाते हैं, जैसे आय का मापना या व्यय का मापना। इसको समझो थोड़ा सा। स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि मेरी सैलरी 1,00,000 रुपए है। कितनी है, 1,00,000 रुपए। तो क्या वो एक दिन की सैलरी है, नहीं, ये क्या है, एक मंथ की सैलरी है। ठीक है, तो मंथ में तो 1 से लेकर 30 दिन होते हैं, तो 30 दिनों का है ये। तो ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम की। तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम के पॉइंट की बात, वेरिएबल की बात करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे फ्लो वेरिएबल। और जब मैं ये कहूँ कि मेरे इस टाइम पे मेरी पॉकेट में कितने रुपए हैं, 10,000 है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम की। तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वो होता है स्टॉक वेरिएबल। और हम एक फ्लो की बात करते हैं जिसमें पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, तो उसको बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। जो पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा दैट इज स्टॉक, एंड जो पीरियड ऑफ टाइम को बताएगा दैट इज फ्लो। जैसे मान लो ये पानी की टंकी है, ठीक है, इस पानी की टंकी में ये 5,000 लीटर की टंकी है, और अभी इसमें कितना लीटर पानी है, 3,000 लीटर पानी है। तो ये 3,000 लीटर पानी है, वो क्या हुआ, इसका स्टॉक वेरिएबल हुआ। और हम ये कहे कि 1 घंटे में ये टंकी भर जाती है, एक पानी यहाँ से चल के आता है, और 1 घंटे में ये भर जाती है, तो 1 घंटा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये कौन सा बोला जाएगा, फ्लो वेरिएबल। आई थिंक इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट रोल डज मैक्रो इकोनॉमिक्स प्ले इन इकोनॉमिक पॉलिसी। आर्थिक नीतियों में समष्टि अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है। मैक्रो इकोनॉमिक्स गाइड्स पॉलिसी मेकर्स इन डिजाइनिंग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, स्टेबलाइजिंग ग्रोथ एंड मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो समष्टि अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, नीति निर्माताओं को राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां बनाने में, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में, विकास को स्थिर करने में, और जो हमारा भुगतान संतुलन है यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने में क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा। द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय आय लेखांकन में,
रोजगार सिद्धांत में, मुद्रा व बैंकिंग में, आर्थिक विकास में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और लोक वित्त में क्या है शामिल होता है या लोक वित्त को भी अपने अंदर शामिल करता है। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, एक इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही आते हैं। वो चाहे आयात निर्यात से रिलेटेड हो, चाहे मनी और बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, जनरल प्राइस लेवल से रिलेटेड हो या नेशनल इनकम से हो, सारे के सारे किसके स्कोप में आते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में आते हैं। अगला है, हाउ डज मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक स्थिरता में कैसे सहायक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स मेंटेन स्टेबिलिटी by controlling inflation, reducing unemployment, stabilizing currency and promoting balanced economic growth through policies। समष्टि अर्थशास्त्र नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में, बेरोजगारी को घटाने में, मुद्रा को स्थिर करके संतुलित आर्थिक विकास को क्या देता है? बढ़ावा देता है। स्थिरता बनाए रखने में क्या करता है? सहायक होता है, यानी कि अपने डेवलपमेंट को सस्टेनेबल भी बनाता है और साथ ही में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको पॉलिसी बनाकर स्टेबलाइज करता है। अगला है, वाई इज द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एसेंशियल्स। समष्टि आर्थिक चर का अध्ययन क्यों आवश्यक है? स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इज एसेंशियल्स टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड मेक इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजंस। समष्टि आर्थिक चर का अध्ययन अर्थव्यवस्था के समग्र कार्यों को समझने में, भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने में और प्रभावी आर्थिक निर्णय लेने में क्या करता है? आवश्यक है या निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं यहाँ से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनने के क्या क्या है चांसेस, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला है, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्कस इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, इसके क्षेत्र क्या है और इसके महत्व की चर्चा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है। अगला है, एक्सप्लेन दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि आर्थिक अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। अगला है, व्हाट आर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। समष्टि अर्थशास्त्रीय चर क्या है, उदाहरण सहित समझाओ। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इन मॉडर्न इकोनॉमी। आधुनिक अर्थव्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्रीय विश्लेषण का महत्व स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, एग्जामाइन द इंटर रिलेशन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के परस्पर संबंध का वर्णन प्रशिक्षण कीजिए। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में आपका जो टॉपिक है दोस्तों वो है, उसका नाम है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से इस टॉपिक को समझा पाऊँ। और बट आपकी सुविधा के लिए मैंने आपके लिए खास नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपको मैं अपलोड भी कर दूंगा, क्योंकि मैं वापस कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स को एक ही क्लास में वाइंड अप करना पॉसिबल काम नहीं है। इकोनॉमिक्स एक बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए कोशिश थी कि वन शॉट क्लास अपलोड कर पाऊँ, लेकिन इकोनॉमिक्स का वन शॉट लाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क भी है और थोड़ा सा टाइमिंग का शॉर्टेज है, वरना हम लेके आते जरूर आपसे 4-5 घंटे की क्लास अपलोड कर देते आपके लिए। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यूनिट सेकंड से। पहला है, डिफाइन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय क्या होती है? नेशनल इनकम इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। इट रिप्रेजेंट्स द इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यह उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन द्वारा अर्जित आय को क्या करता है? दर्शाता है। यानी कि नेशनल इनकम क्या होती है? किसी भी राष्ट्र की जो एक फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, उसके सम को या उसके टोटल को क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। अब आपको यहाँ पे इसकी जब भी डेफिनेशन करनी है तो आपको दो बातें जरूर ध्यान रखनी है। एक तो ये फाइनल गुड्स ही आपको लिखना है। फाइनल गुड्स का मतलब अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं मतलब जो ऐसी चीज़ें जो अभी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन है या इंटरमीडिएटरी है, यानी बीच में अभी रुकी हुई है, फाइनल गुड्स में नहीं कन्वर्ट हुई, उसको छोड़ देना है। साथ ही में हमें एक वर्ड यूज में लेना है मॉनेटरी वैल्यू का और एक वर्ड यूज में लेना है
ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। तो इसकी डेफिनेशन में हमें तीनों शब्द इन्वॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। कारक लागत पर एनएनपी क्या है। देखो, इन चीज़ों को समझने से पहले आपको नेशनल इनकम की जो पीडीएफ है इसके बारे में आपको गो थ्रू हो जाना चाहिए। हमने नेशनल इनकम को पूरे को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है ऑलमोस्ट, जो आपके सिलेबस में है कि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें मेजरमेंट में क्या क्या डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि नेशनल इनकम का बड़ा क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेशनल इनकम क्या होती है, इसको मेजर आउट कैसे किया जाता है, क्या डिफिकल्टीज इसमें फेस होती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है बेसिक टर्मिनोलॉजी, मूलभूत शब्दावली, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा फाइनल गुड्स क्या होती है। यानी अभी हमने कहा अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जो उपभोग या निवेश के लिए क्या होती है, तैयार होती है और जिन पर आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं किया जाता। यानी हमने प्रोसेसिंग करी, यहाँ से कच्चा माल डाला, प्रोसेसिंग करी और इधर क्या आया, आउटपुट। और ये आउटपुट वो है जिसको डायरेक्ट अब क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो जब आउटपुट को डायरेक्ट यूज किया जाता है इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। फिर आता है एक जीवीए, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आएंगे जीवीए क्या होता है। जीवीए इज ए मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन प्रोडक्शन। यानी समझ में क्या आई, यानी जीवीए क्या होता है, आपने जो टोटल आपका वैल्यू है आउटपुट का उसके बीच में जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है उसको घटा दो, जो आपके पास बचेगा वो क्या आ जाएगा, ग्रोस वैल्यू एडिशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन होता है कि जब हम मशीन वगैरह यूज में लेते हैं, हमारी क्या लेते हैं, मशीन यूज में लेते हैं, या कुछ भी जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल उसको हम जो यूज में लेते हैं, तो यूजिंग के दौरान उसमें क्या होती है, घिसावट होती है, या हमें यूजिंग के दौरान उसमें कुछ लॉस हो जाता है, तो उस वो जो घिसावट और लॉस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। फैक्टर कॉस्ट, ये आपका क्वेश्चन है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, एक होती है मार्केट प्राइस, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। यानी जब हम चीज़ें क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको बनाने में हमारे कई फैक्टर है जो हमारी हेल्प करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके के। तो हम उनको कोई ना कोई पेमेंट देते हैं, तो हमने उनको जो पेमेंट किया दैट इज फैक्टर कॉस्ट, पहली बात। सेकंड, अब हमें गवर्नमेंट इनके लिए क्या देती है, प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी देती है। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, हमारे सब्सिडीज भी होती है और जो फैक्टर कॉस्ट है वो भी इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो हमने इन फैक्टरों को क्या कर दिए, प्रोवाइड करवा दी। तो ये तो हमारी सिर्फ कॉस्ट है। अब इसको आप मार्केट में सेल करने निकलोगे तो गवर्नमेंट सबसे पहले आप पर क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी कि हाँ भाई टैक्सेशन दो। अब गवर्नमेंट ये तो टैक्स जो लगाएगी, लेकिन सब्सिडी तो गवर्नमेंट ने आपको ही दी थी, जो कि किस में इन्वॉल्व होती है, फैक्टर कॉस्ट में इन्वॉल्व होती है। तो सब्सिडी क्या करवा दी जाती है, माइनस करवा दी जाती है। तो जो हमारी फैक्टर कॉस्ट है उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं और क्या माइनस कर देते हैं, सब्सिडी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस। तो ये दोनों चीज़ें इस तरीके की आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आसान से है नोट्स, आप एक बार पढ़ोगे आपका क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं अगला, NFAI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है। यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब समझ लो, यानी कि ये हमारा इंडिया है। इंडिया से कई लोग ऐसे हैं जो बाहर कमाने गए हैं, जैसे मान लो कहीं दूसरे विदेशों में गए, दुबई में, तो वो इंडिया से कमा कर लाएंगे। लेकिन कई ऐसे लोग भी है तो जो इंडिया में कमाने आए हुए हैं वो इंडिया से कमा के लेके भी चले जाएंगे। सीधी सी बात है। मान लो दुबई से हम कितने रुपए कमा के लाए, 1000 रुपये कमा के लाए, और कोई लोग इंडिया से कितने रुपए कमा कर ले गया, 800 रुपये कमा के ले गया। तो हम लेकर तो आए बाहर से 1000 रुपये, लेकिन कोई हमारे घर से 800 रुपये कमा के ले गया। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, हम कितने पॉजिटिव है, हम 200 रुपये के साथ पॉजिटिव है। तो ये होगी हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। यानी हम टोटल कमा के तो 1000 रुपये लाए थे, लेकिन 800 रुपये हमारे घर से कोई कमा के ले गया। तो हमारी जो नेट इनकम हुई वो कितनी हुई, 200 हुई। इसको बोलते हैं NFIA। अगर ये उल्टा होता, हम कमा कर लेके आए 1000 और कोई हमारे यहाँ से कमा के ले गया कितना, 1200, तो ये हमारे पॉजिटिव की बजाय ये माइनस में होता। तो ये प्लस माइनस में होता है हमेशा। इसको हम किस में बोलते हैं, प्लस माइनस NFIA। यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। फिर एक आता है ट्रांसफर पेमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है आपका। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट दोस्तों वो चीज़ होती है जो सरकार प्रोवाइड करवाती है, लेकिन उनके बदले कोई वस्तु या सेवा नहीं प्रोड्यूस होती। यानी कि सरकार ने आपको पेंशन दी, भत्ते वगैरह देते हैं, बेरोजगारी भत्ता होती है, स्कॉलरशिप देते हैं, तो क्या इनसे कोई प्रोडक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ऐसे पेमेंट जो सरकार बिना प्रोडक्शन के पे करना पड़ता है या करती है, एक तरफा भुगतान होता है, उसमें सरकार को कुछ मिलता नहीं, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। सब्सिडी,
यानी वित्तीय सहायता होती है जो सरकार उत्पादकों को देती है या उपभोक्ता को देती है ताकि अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जो लगता तो किसी और पे है लेकिन इसका पेमेंट कोई और करता है, यानी इंसिडेंस अलग पे होता है और इम्पैक्ट इसका अलग पे आता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। जीडीपी ये तो अभी हम आगे बात कर ही लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर रखा है, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको आपको ये तभी समझ में आएंगे जब आपने इसको पूरी क्लास देखी हो। तो बात करते हैं व्हाट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू दी, मैं इसको पहले उसे वापस इसी पे आ जाता हूँ, यहाँ से थोड़ा आप जल्दी समझ पाओगे ताकि फिर मैं आपको क्वेश्चन कराने की नीड नहीं होगी, आप पीडीएफ से इजीली क्वेश्चन समझ लोगे। बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी क्या होती है दोस्तों, समझते हैं। यानी कि ये हमारा इंडिया है, मान लेते हैं, दिल पे नहीं लेना है नक्शे को, ऐसा ही बन पा रहा है अभी, स्पेस ऐसा नहीं है, ये हमारा इंडिया है फॉर एग्जांपल। तो इंडिया की जो भी अपनी समुद्रों में बाउंड्री है और जो ये फिजिकल बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, इंडिया की बाउंड्री में जो भी प्रोडक्शन होता है एक साल में, वो चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे वो इंडियन ने किया हो चाहे नॉन इंडियन ने किया हो, यानी जो इंडिया का हो या नहीं हो, लेकिन यदि इंडिया की बाउंड्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में, उसकी टोटल वैल्यू को हम किस नाम से जानते हैं, जीडीपी के नाम से जानते हैं। यानी कि जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में, सामान्यतः एक वर्ष हम जिसको लेते हैं, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। यानी जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर, रिगार्डलेस ऑफ हु ऑन्स द प्रोडक्शन रिसोर्स, भले ही वह उत्पादन संसाधनों का स्वामी चाहे कोई भी क्यों ना हो। यानी कि इंडिया में यहाँ हुआ है तो वह क्या है, इंडिया की जीडीपी है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये चाहे देश के नागरिकों ने की चाहे विदेशों ने की, अगर देश की सीमा में हुई तो वह उसमें शामिल होती है। ओनली फाइनल गुड्स को रखा जाता है, डबल काउंटिंग के लिए हम बचने के लिए हम इंटरमीडिएटरीज को छोड़ देते हैं। फिर जनरली कैलकुलेट होता है ये मार्केट प्राइस पे। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो ये है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स फॉर एक्सपोर्ट एंड आई फॉर इम्पोर्ट्स। इससे हम जीडीपी फाइंड आउट करते हैं। वहीं बात करें जीएनपी, यानी जीडीपी से हमें क्या बनाना है, जीएनपी बनाना है। तो डोमेस्टिक को हमें क्या बनाना है, नेशनल बनाना है। तो जीडीपी में क्या होता है, कुछ इंडियंस ने प्रोडक्शन किया है और कुछ आउटसाइडर्स ने किया है। किसने किया है, आउटसाइडर्स ने। तो जो भाई आउटसाइडर्स है यानी कि जो फॉरेनर्स है वो अपना प्रोडक्शन ले जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास अपना ही बचेगा। लेकिन कुछ इंडियंस है जो विदेशों से कमा कर लेके आएंगे, तो हम जो विदेशों से हमने कमा के लाया वो ऐड कर देंगे और जो लोग यहाँ से कमा कर ले गए उसको निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। ये तो यानी जीडीपी में हम किसका एडजस्टमेंट कर देंगे, एनएफआईए का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का जब हम इसमें एडजस्टमेंट कर देंगे, यानी जो हमारी जीडीपी थी उसमें से जो इंडियंस कमा के लाए उसको तो हमने ऐड कर दिया और जो यहाँ से लेके गए उसको हम नेगेटिव लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी जीएनपी। फिर आती है एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी यानी कि ग्रोस जीडीपी है या जीएनपी है, या मैं जीडीपी की बात कर लेता हूँ, जीडीपी है। अब हम बात कर रहे हैं एनडीपी की। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये दोनों में कॉमन है, हमें बात कर रहे हैं ग्रोस से नेट बनाना है। तो हमारे जब मैंने कहा जब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन हमारे क्या आ जाता है, डेप्रिसिएशन लगता है, घिसावट होती है, मूल्य ह्रास होती है, तो हम जीडीपी में से वो मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनडीपी आ जाएगी। यानी कि जीडीपी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो वी फाइंड दी आवर एनडीपी। अब बात करें एनएनपी, एनएनपी क्या होती है, तो एनडीपी। अब बात करते हैं एनएनपी, तो डोमेस्टिक से वही नेशनल की बात करें तो किसका एडजस्टमेंट कर दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का इसमें क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का, तो हमारे पास आ जाएगी एनएनपी। तो एनएनपी वह मूल्य है जो जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाने के बाद पूंजी उपभोग को ध्यान में रखते हुए नागरिकों द्वारा उत्पादित शुद्ध वर्तमान उत्पादन मूल्य होता है। यानी कि जीएनपी में से यदि हम डेप्रिसिएशन घटा दे, या एनडीपी में से हम एनएफआईए को क्या कर दे, एनएफआईए को एडजस्ट कर दे, तो भी हमारे पास ही आ जाएगी। कहने का मतलब यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया किसका, जीडीपी का, तो आप जीडीपी के बाद जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी सारे
आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बहुत आसान से इस पीडीएफ से आप कर पाओगे। व्यक्तिगत आय क्या होती है? व्यक्तिगत यानी पर्सनल इनकम इज द टोटल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर पेइंग पर्सनल टैक्स। यानी मेरी इनकम, मेरी पर्सनल इनकम, इंडिविजुअल इनकम, टैक्स पे करने से पहले की जो इनकम होती है उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल इनकम बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर आता है डिस्पोजेबल इनकम, निपटाने योग्य या व्यय योग्य आय। तो मैंने मेरी पर्सनल इनकम में से क्या कर दिया? मेरे पर्सनल टैक्स पे कर दिए, जो भी मेरे पे टैक्स बन रहे थे वो सारे मैंने पे कर दिए। अब जो बची है इनकम वो क्या है? मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। उसको मैं चाहूँ जैसे यूज में ले सकता हूँ। तो नट सेल की बात करें संक्षिप्त में, आप जीडीपी को ऐसे समझ सकते हो, जीएनपी को ऐसे, एनडीपी को ऐसे, एनएनपी को ऐसे, पर्सनल इनकम को ऐसे और डिस्पोजेबल इनकम को ऐसे समझ सकते हो। तो ये नेशनल इनकम का पूरा चैप्टर था इसमें। अब आप इसको इजीली समझ पाओगे। ये बोल रहा है कि व्हाट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी एंड एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। सीधी सी बात है कि जीएनपी में से क्या माइनस कर दिया? डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गई एनएनपी। और फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो इसमें हम क्या माइनस करें? क्या माइनस कर देंगे? मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे और सब्सिडी ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। तो अब ये क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, सारी की सारी चीज़ें वहीं से आप समझ पाओगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय को अर्थ स्पष्ट कीजिए। पर्सनल इनकम इज द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री बिफोर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। व्यक्तिगत आय का आशय देश के व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय से, जो कि प्रत्यक्ष करों के भुगतान से पहले की होती है। इट इंक्लूड्स वेजेज, सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक पेंशन और सब्सिडीज। इसमें वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभांश, पेंशन, सब्सिडी सब शामिल होते हैं। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोजेबल इनकम। अब आप कह दो कि निस्तारण योग्य क्या है? पर्सनल इनकम में से क्या माइनस कर दो? टैक्स माइनस कर दो, डायरेक्ट टैक्स, तो क्या आ जाएगी? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम इज द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम दैट रिमेन्स आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्स। व्यक्तिगत आय का वह भाग जो कि प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद बच जाता है, तो क्या कहलाता है? डिस्पोजेबल इनकम। फॉर एग्जांपल, आपकी 1 लाख व्यक्तिगत आय हुई और आप पे 10,000 रुपये का टैक्स बना, तो अब जो 90,000 रुपये बचे हैं, ये आपकी कौन सी इनकम है? डिस्पोजेबल इनकम है। इट इज़ द इनकम अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स फॉर कंज्यूमिंग एंड सेविंग। यह आय व्यक्तियों के उपभोग और बचत के लिए उपलब्ध होती है। बस 90,000 को या तो बचा लो या उनको खर्च कर दो, वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रोस वैल्यू एडेड। जीवीए क्या है और सकल मूल्य संवर्धन क्या है? ग्रोस वैल्यू एडेड इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। यानी कि जो आउटपुट आपका, उसमें से जो इंटरमीडिएटरी गुड्स है उसको आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जीवीए आ जाएगा। इट इज मेजर्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यह अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र का योगदान दर्शाता है कि किसका कितना योगदान रहा है। अगला आ गया व्हाट इज मीन्ड बाय डेप्रिसिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्य ह्रास आप क्या समझते हो? डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस और पैसेज ऑफ टाइम। यानी मूल्य ह्रास का अर्थ हुआ कि स्थिर पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में कमी का आना, जो कि उपभोग की वजह से या पुराने होने की वजह से या समय की वजह से उनमें कमी आती है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। इट इज डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट नेशनल इनकम फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू। सकल राष्ट्रीय मूल्यों को सकल मूल्यों से शुद्ध राष्ट्रीय निकालते समय से घटाया जाता है। यानी कि ग्रोस से हम जब नेट की तरफ आते हैं तो हम किसको माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ये बोलता है कि जो हमारी फिक्स असेट्स है उनका यूज करने की वजह से जो उनके मूल्य में कमी आती है उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज ए सिस्टम यूज टू मेजर द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए नेशन। राष्ट्रीय आय लेखांकन एक प्रणाली है जिसका उपयोग राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि को मापने के लिए किया जाता है। इट रिकॉर्ड्स द प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी यूजिंग इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड नेशनल इनकम। यह उत्पादन, आय और व्यय को जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और राष्ट्रीय आय जैसे संकेतकों में क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। अब आया है क्वेश्चन व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
produced within a country's geographical boundaries during a year regardless of ownership of resources। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, चाहे संसाधनों का स्वामित्व किसी के पास भी हो। इंडिया की बाउंड्री में यदि प्रोडक्शन होता है तो वह इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, चाहे वह किसी ने ही प्रोड्यूस किया हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, इसमें क्या अंतर है देखो अभी देख लेते हैं। जी यहाँ भी जी है और यहाँ भी है, डी डी का एन है, बाकी प्रोडक्ट है। यानी जीडीपी से आपको आना है जीएनपी की तरफ, यानी डोमेस्टिक से आपको आना है नेशनल की तरफ। तो सीधी सी बात है, आपको किसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का। तो वही लिख रहा है, जीडीपी मेजर्स प्रोडक्शन विद इन द कंट्रीज बाउंड्री। जीडीपी देश की सीमाओं के भीतर का उत्पादन मापता है। वाइल जीएनपी इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रोड, जबकि जीएनपी में निवासियों द्वारा देश और विदेश दोनों में अर्जित आय शामिल होती है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी प्लस माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का एडजस्टमेंट इसमें किया जाता है। फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी। तो जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल दोनों जगह है, प्रोडक्ट दोनों जगह है। ग्रोस से आपको नेशनल नेट की तरफ आना है, तो ग्रोस से नेट की तरफ आने के लिए किसको माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। GNP is the total output produced by residents of a country, while NNP is GNP minus depreciation of capital assets। यानी कि देश के निवासियों द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन GNP कहा जाता है, और NNP कैसे आएगा, GNP में से क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। NNP shows the net addition of the to the nation's wealth। NNP राष्ट्र की संपत्ति में शुद्ध वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। बाजार मूल्य और लागत कारक लागत में क्या अंतर है। मैंने कहा फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको दी जाने वाली कॉस्ट प्लस गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, इस कॉस्ट में क्या ऐड हो जाए, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाए और इस सब्सिडी को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड सब्सिडीज। मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है और सब्सिडी घटाई जाती है। वाइल फैक्टर कॉस्ट एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंक्लूड सब्सिडी, जबकि जो कारक लागत उसमें अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाते हैं और सब्सिडी जोड़ी जाती है। नेशनल इनकम इज द जनरली मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय का सामान्यतः कारक लागत पर क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कौन सी कॉस्ट पे होता है, जनरली इसका कैलकुलेशन फैक्टर कॉस्ट पे होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल इनकम। सांकेतिक और वास्तविक आय में क्या अंतर है। नॉमिनल इनकम इज मेजर्ड एट करंट प्राइसेस। सांकेतिक आय को वर्तमान मूल्य पे मापा जाता है। विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, जिसमें कोई मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं होता है। जबकि रियल इनकम इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस शोइंग द एक्चुअल परचेजिंग पावर ऑफ इनकम। जबकि वास्तविक आय हम स्थिर मूल्य पे मेजर आउट करते हैं ताकि हमारी आय की वास्तविक क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर को हम शो कर सके। अगला है हाउ इज नेशनल इनकम मेजर्ड बाय द नेशनल मेथड। आय पद्धति से राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है, यानी कि हम हर फैक्टर की इनकम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। इन द इनकम मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय समिंग इनकम्स अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर द्वारा जो अर्न किया जाता है वेजेज, लैंड द्वारा रेंट, कैपिटल द्वारा इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो कि एंटरप्रेन्योर है उन सबको अगर हम जोड़ देंगे एक साल में किसने कितना कमाया, इन सबको जोड़ा जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। इसको बोलते हैं इनकम मेथड। नेक्स्ट है हाउ इज नेशनल इनकम मेजर्ड बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। वे पद्धति से राष्ट्रीय आय कैसे मापी जाती है कि एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट्स नेशनल इनकम बाय समिंग फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इनसे हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे, नेशनल इनकम को, क्योंकि खर्चों से कर रहे हैं तो इसको व्यय विधि भी कहते हैं। इसमें हम राष्ट्रीय आय को अंतिम उपभोग, व्यय, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात को जोड़कर क्या किया जाता है, हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि C प्लस I प्लस G प्लस माइनस प्लस X माइनस M, जो अभी हमने देखा था C प्लस I G, ये इसका एक्सपेंडिचर मेथड है।
नेक्स्ट है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज ए मेजर ऑफ वेलफेयर। कल्याण के मापन के रूप में जीडीपी की क्या सीमाएं हैं। जीडीपी इग्नोर्स नॉन मार्केट एक्टिविटीज। जीडीपी ऐसी गतिविधियों को इग्नोर करती है जो बाजार में आती ही नहीं। कैसे? जैसे मान लो आप किसान हो, आपके घर में 20 बोरी गेहूं हुए या 50 बोरी गेहूं हुए, ठीक है, आपने क्या किया, 10 बोरी अपने घर पे ही रख ली और 40 बोरी आपने मार्केट में बेच दी। तो जीडीपी क्या करता है, सिर्फ इन 40 को ही कैलकुलेट करता है, इन 10 को तो कैलकुलेट ही नहीं करता, क्योंकि ये मार्केट में आई नहीं। तो जीडीपी एक तो ये लिमिटेशन है कि ऐसी कमोडिटी को नहीं लेता, एक्टिविटी को नहीं लेता जो मार्केट में नहीं आ पाती, जबकि प्रोडक्शन तो हुआ बट काउंट ही नहीं हो पाया। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, तो ये आय का वितरण भी असमान करती है। यानी हम कह देते हैं कि हमारी एक साल की जो इनकम है प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम है वो 1,96,000 है इंडिया की, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1,96,000 से बहुत ज़्यादा है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी भी नहीं है। तो ये आय का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या करती है, असमान करती है। एनवायरमेंटल कॉस्ट ये हमारे पर्यावरणीय लागतों को नहीं बताती, इनफॉर्मल सेक्टर कंट्रीब्यूशन को ही, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र है उनको भी ये नज़रअंदाज कर देती है। देयरफॉर इट इज़ ए नॉट कंप्लीट मेजर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। इसलिए सामाजिक और आर्थिक कल्याण का क्या है नहीं है, टोटली मेजरमेंट नहीं करता। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, आपको जैसी भी ये क्लास लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक क्लास में इकोनॉमिक्स के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा सकूं, क्योंकि दोस्तों इसका एक एक वर्ड अपने आप में एक एक क्लास है, तो थोड़ा सा धीरज रख के आपको इसको समझना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है डिफाइन नेशनल इनकम, डिस्कस इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दो और इसके विभिन्न सिद्धांतों नहीं है, अवधारणा है, विभिन्न अवधारणाओं की विवेचना करो। जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, ये इसकी क्या है, कॉन्सेप्ट्स है। एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के मापन की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करो। डिस्टिंग्विश बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर स्पष्ट करो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम, सांकेतिक आय व वास्तविक आय में अंतर स्पष्ट करो। नेक्स्ट है डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज ए मेजर ऑफ वेलफेयर, कल्याण के मापदंड के रूप में जीडीपी की सीमाओं पर चर्चा करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और साथ ही में आप यहाँ से आपसे लिमिटेशन के तौर पे जीडीपी की ना पूछकर नेशनल इनकम की भी लिमिटेशन पूछी जा सकती है। अगला राइट शॉर्ट नोट ऑन जीएनपी वर्सेस एनएनपी, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, राइट नोट ऑन दी फॉलोइंग, और आपने 1 नंबर पे लिखा होगा जीडीपी, 2 नंबर पे लिखा होगा जीएनपी, 3 पे लिखा होगा डेप्रिसिएशन, 1 पे लिखा होगा पर्सनल इनकम, और 1 पे लिखा हो सकता है डिस्पोजेबल इनकम। ऐसे करके आपको एक एक नाम दिए जा सकते हैं, उस पर आपसे नोट्स लिखवाए जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। चलिए अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड थोड़ा सा क्या है कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें दोस्तों, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका मेन जो यूँ कहे सिलेबस है वो आपका यूनिट थर्ड में ही है, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक के बड़े-बड़े चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लाइक कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, उनको हम जानते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को हम देखते हैं। मैं आपके लिए एक पीडीएफ लेके आया हूँ, जिसमें पहले इनके थ्योरेटिकल पोर्शन को देख लेते हैं, है ना? सबसे पहले बात करते हैं अपन कंजप्शन फंक्शन की। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? उपभोग फलन। कंजप्शन फंक्शन उपभोग फलन क्या होता है? डेफिनेशन की बात करें तो कंजप्शन फंक्शन हमें बताता है कि यदि हमारी इनकम का जो अलग-अलग लेवल होगा तो उस पर हम कितना कंजप्शन करेंगे। यानी कि हमारी जो इनकम का लेवल है, अलग-अलग लेवल पर हमारा जो कंजप्शन है वो भी क्या होगा? अलग-अलग होगा। तो अलग-अलग इनकम लेवल पे जो हम कंजप्शन करते हैं उसको हमें किससे पता चलता है? कंजप्शन फंक्शन से पता चलता है। इसका इक्वेशन हम लिखते हैं C = A + BY। C = A + BY, यानी सी को हमें बताता है टोटल कंजप्शन किसके इक्वल होता है। एक होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी आय शून्य होने पर भी हमारा, क्योंकि देखो एक किसको बताता है, आपकी इनकम है। यदि आपकी इनकम जीरो भी हो गई तो क्या आपका कंजप्शन जीरो हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। कंजप्शन आपका जीरो, इनकम जीरो होने पे भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन करते रहेंगे, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बी हमारी बताता है एमपीसी, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और वाई बताता है अपना इनकम का लेवल। तो कंजप्शन फंक्शन हमें बताता है कि अलग अलग इनकम लेवल पर हम कितना कंजप्शन करेंगे, उसको हमें कंजप्शन फंक्शन से आइडिया लगेगा।
इसके हम टाइप्स की बात करें तो एक तो होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी इनकम पर निर्भर ही नहीं करता वो, क्योंकि इनकम ज़ीरो भी होगी तो भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे होंगे, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन कंजप्शन। और एक होता है इंड्यूस्ड कंजप्शन, यानी जो प्रेरित उपभोग होता है, जो इनकम पे है, यदि हमारी इनकम बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग वह क्या होगा, चेंज होगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कंजप्शन या एक होता है ऑटोनोमस कंजप्शन। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन की या निवेश फलन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन बताता है कि इन्वेस्टमेंट पर ब्याज दर और एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है और जो इनकम है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पर हमारी जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है उसकी, और जो हम प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कर रखे हैं उसका, और जो हमारी इनकम है उसका इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका हमें पता चलता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन से। ये भी दो तरह का होता है, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम से स्वतंत्र होता है, और एक इंड्यूस्ड होता है जो कि इनकम के बढ़ने पर वो बढ़ता है। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन के, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कंज्यूम, एक होता है फ्यूचर डिमांड, एक होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। इन सब से हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन डिफर करता है या इम्पैक्ट प्रभावित होता है। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूनिट थर्ड के जो क्वेश्चन है वो आप डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे, पहले हमें इनकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल अप्रोच को जानना पड़ेगा। अभी जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ लेते हैं, बस ये 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ेंगे, इसके अलावा एक मल्टीप्लायर को देखेंगे, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन में चलेंगे। एक है एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस। समझ लेते हैं के को। सबसे पहले बात करते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये हमें बताता है कि यदि हमारी इनकम में चेंजमेंट हुआ तो उससे हमारे कंजप्शन में किस तरीके से चेंज होगा, यानी इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में जो चेंज होता है वो हमें किससे कौन बताता है, या उसको हम क्या कहते हैं, एमपीसी कहते हैं, यानी कि चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से जो कंजप्शन में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये हालांकि ये बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा बताऊँगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। फिर है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत बचत प्रवृत्ति, यानी आय में परिवर्तन होने से हमारी सेविंग्स में क्या चेंजमेंट होगा, यानी कि हमारी इनकम यदि चेंज होगी तो हमारी सेविंग में चेंजमेंट होगा, और वो जो सेविंग में चेंज होगा इनकम में चेंज की वजह से सेविंग में जो चेंज होगा उसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं, यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अभी देखो हमने क्या किया, एमपीएस यानी कि ये हमारी बचत है और ये हमारी क्या है, कंजप्शन। तो हमने जैसे मान लो 1 रुपया कमाया, 1 रुपए में से हमने 50 पैसे क्या कर लिए, कंज्यूम कर लिए, तो हम बचाएँगे कितने? सीधी-सी बात है 50 पैसे बचाएँगे, और इन दोनों का टोटल हमेशा कितना हो जाएगा, 1 रुपया होगा। यानी हमारी सेविंग और हमारी जो कंजप्शन है ये दोनों का टोटल क्या होता है, 1 के बराबर होता है, जो कि हमारे किसको शो करता है, इनकम को, यानी चेंज इन इनकम को शो करता है। इनकम में चेंज होने से हमारी कंजप्शन में जो चेंज होगा उसको हम एमपीसी बोलेंगे, और सेविंग में चेंज होता है उसको हम एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। अब बात करते हैं एपीसी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, दोनों में ये रिलेशन होता है। अगला है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति। एपीसी यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या कहती है, कुल आय का कितना भाग कंज्यूम किया जा रहा है, यानी आपकी आय 100% है तो आप उसका अगर 70 रुपए उसमें से कंज्यूम कर रहे हो तो ये आपका 70% क्या हो गया, एपीसी हो गया, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी अपने आप इनकम का कितना परसेंट हिस्सा है जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, एपीसी कहते हैं। अब बात करते हैं एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी औसत बचत प्रवृत्ति। आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग या कितना भाग बचा लेते हो उसको क्या कहते हैं, एपीएस, यानी ये आपकी इनकम है तो इनकम का कितना परसेंट हिस्सा बचा रहे हो या कितना हिसाब बचा रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, एपीएस। तो अब आप कहोगे कि सर ऊपर एमपीएस और एमपीसी क्या था? तो यहाँ एपीएस में हम बात करते हैं अपनी इनकम की, अपनी टोटल इनकम की, और एमपीसी में हम बात करते हैं चेंज इन इनकम की। बस दोनों में ये डिफरेंस है। मार्जिनल वर्ड हमेशा दोस्तों चेंज को बताता है। किसको बताता है? चेंज को बताता है, यानी कि आपकी इनकम पहले कितनी थी, 100 रुपए थी फॉर एग्जांपल, और आप इसमें से कितने रुपए खर्च कर रहे थे, 50 खर्च कर रहे थे, तो आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एपीसी है, वो कितना था, यानी क्योंकि इनकम आपकी 100 थी,
खर्चा आपका 50 था तो आप 50% आपका एपीसी था। अब आपकी इनकम बढ़कर कितनी हो गई? फॉर एग्जांपल 110 रुपए हो गई। कितना हो गया? 110 हो गया। अब इसको समझो, यहाँ पे 110 आपकी इनकम होगी, तो आपकी इनकम में चेंज कितना आया? मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप डिनोट कर पाओ। आपकी इनकम में चेंज कितना आया? आप कहोगे 100 से 110 हो गई, तो चेंज कितना आया? 10। खर्चा आपका पहले कितना था? 50, और आपका खर्चा बढ़कर 50 से कितना हो गया? 52। तो आपके खर्चे में कितने का चेंज आया? 2 का। तो अब आप कहोगे कि 2/1/5 ये आपकी क्या है? एमपीसी। ये क्या है आपकी? एमपीसी। ये रहा, यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये है एमपीसी। यानी कि इनकम के चेंज होने से आपके कंजप्शन में जो चेंज हुआ उसको तो बोलेंगे एमपीसी, और आपकी टोटल इनकम के साथ जो आपका कंजप्शन है उसको हम बोलेंगे एपीसी। आप थोड़ा-सा इन चीज़ों को एक बार देखिएगा। मैं दोनों पीडीएफ आपको सारी जितनी भी पीडीएफ मैंने आपको बताई है, चाहे नेशनल इनकम हो, चाहे मॉनेटरी की हो, या फिर ये हो, मैं सारी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूँगा, वहाँ से इसको ज़रूर पढ़िएगा। बात करते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर की। स्वायत्त व्यय क्या है? ऐसा व्यय जो इनकम के स्तर पे निर्भर नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। जैसे सरकार डिफेंस पे खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है। इनकम नहीं भी होगी तो भी हमें डिफेंस पे तो क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। इनकम बहुत ज़्यादा होगी तो क्या हम डिफेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे? यानी डिफेंस वाला खर्चा इनकम के लेवल पे डिपेंड नहीं करता, वो हमें करना ही होगा, उसको अलग तरीके से देखा जाएगा। इसके अलावा बेसिक कंजप्शन, आपकी इनकम 0 हो, चाहे आपकी इनकम लाखों में हो, तो आप जो बेसिक खर्चा आप कर रहे हो अपने कंजप्शन पे, वो तो आप करोगे ही करोगे। तो जो बेसिक कंजप्शन है वो आपकी इनकम 0 होने पे भी होगा, ये भी ऑटोनोमस है। फिर है एसेंशियल इन्वेस्टमेंट। जो बेसिक इन्वेस्टमेंट आप करते हो, ज़रूरत का जो एसेंशियल इन्वेस्टमेंट है, वो आपके इनकम लेवल से अफेक्ट नहीं होगा, तो वो ये सारे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर होते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लायर की, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है। इसकी डेफिनेशन आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाएगी कि मल्टीप्लायर से आप क्या समझते हो? पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ, जल्दी से समझ में आएगा। मल्टीप्लायर वह अनुपात है जो राष्ट्रीय आय में हुए परिवर्तन और प्रारंभिक निवेश या स्वायत्त व्यय में हुए परिवर्तन के बीच के संबंध को दर्शाता है। दोबारा समझो, यानी कि राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन हुआ और जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था और जो हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर था, उनमें जो चेंजमेंट हुआ, उनके बीच जो रिलेशन बताएगा वो कौन बताएगा? मल्टीप्लायर। यह बताता है कि प्रारंभिक निवेश में वृद्धि से आय कितना गुना बढ़ेगी, कितनी गुना बढ़ेगी। एकदम आसान शब्दों में बोले तो निवेश में थोड़े से चेंज से आय में जो कई गुना परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। यानी इन्वेस्टमेंट में क्या हमने थोड़ा सा चेंजेस हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं, ठीक है? उस इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से हमारी आय में कितना चेंज होता है, ये हमारे किस पे डिपेंड करता है? मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है, जिसको हम किससे बताते हैं? कैसे डिनोट करते हैं, और इसका हम फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं। चेंज इन इन क्या नाम है? चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लायर। तो आय में, निवेश में या इन्वेस्टमेंट में या इनकम में थोड़ा सा चेंज होने, आय में थोड़ा सा, सॉरी, इनकम में थोड़ा सा चेंज, क्या बोल रहा हूँ मैं? इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज होने से इनकम में जो कई गुना चेंज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर उसको कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो सरकार जो इन्वेस्टमेंट कर रही थी, फॉर एग्जांपल मैं यही कह दे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सरकार पहले ₹100 का इन्वेस्टमेंट कर रही थी। ₹100 का इन्वेस्टमेंट करने से 50 लोगों को जॉब मिल रहा था, ठीक है? अब सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट बिठा के 110 कर दिया। अब इससे नौकरी भी बढ़कर लोगों को कितने मिलने लगी? 55 को मिलने लग गई। तो 5 लोगों से इनकम का लेवल तो चेंज हुआ ना। बस यही है, यानी सरकार ने इधर इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया और इधर इनकम में कितना चेंज हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर बोलते हैं। मल्टीप्लायर का मतलब होता है जो कई गुणा तक मल्टीपल कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की, और मेरे ख्याल से अब आपको क्वेश्चन थोड़े से इजी समझ में आने लग जाएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज ए कंजप्शन फंक्शन? उपभोग फलन क्या है? द कंजप्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उपभोग फलन उपभोग व्यय के बीच, उपभोग फलन आय और उपभोग व्यय के बीच को संबंध को दर्शाता है। यह बताता है कि परिवार अपनी कुल आय का कितना हिस्सा उपभोग पे खर्च करते हैं। यानी कि कंजप्शन इक्वल टू ए क्या है? ऑटोनोमस, जीरो इनकम होने पे भी खर्चा होगा, प्लस बी क्या है? जो वाई पे यानी इनकम पे क्या करता है? डिपेंडेंट करता है कि एक परिवार का जो एक्सपेंसेज है और उसकी जो इनकम है उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट फंक्शन? निवेश फलन क्या है? द इन्वेस्टमेंट फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट, इनकम एंड एक्सपेक्टेशंस।
निवेश फलन, निवेश स्तर और ब्याज दर, आय तथा अपेक्षाओं जैसे कारकों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह यानी इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये पूंजी निर्माण के स्तर को क्या करता है, निर्धारित करने में सहायता देता है। यानी कि जो हमारे इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, जो इनकम है, इनकम की एक्सपेक्टेशंस है, उनका जो आपस में रिलेशन होता है वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन से बताया जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की दर या प्रवृत्ति क्या है। एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम। यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में परिवर्तन की तुलना में उपभोग में परिवर्तन का अनुपात है। यानी आय में जो परिवर्तन हुआ उससे उपभोग में जो परिवर्तन हुआ उसको हम किस नाम से जानते हैं, एमपीसी। इट शोज हाउ मच ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। यह दर्शाता है कि अतिरिक्त आय का कितना हिस्सा उपभोग पे खर्च किया जाता है। यानी हमारी जो एडिशनल इनकम हुई उसका कितना हिस्सा हमने कंजप्शन पे खर्च किया, इसको हमें किससे पता चलता है, एमपीसी से। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ क्या है। एपीसी इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम। हमारी जो टोटल इनकम है उसमें से हम कितना हिस्सा कंज्यूम कर लेते हैं वो हमें किससे मालूम पड़ता है, हमारी एवरेज प्रवृत्ति यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति से पता चलता है। इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दैट इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। यह दर्शाती है कि आय का कितना प्रतिशत उपभोग पर खर्च किया जाता है। यानी कि मेरी इनकम यदि 1 लाख रुपए है और मैं महीने के 60,000 रुपये खर्च कर देता हूँ, तो इसका मतलब 60% मेरी क्या है, कंजप्शन है, एपीसी है। क्या है, एपीसी है। और 40% में क्या कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ, वो मेरी एपीएस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन एपीएस का ही होगा, एमपीएस का है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ क्या है। एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम। यानी आय में परिवर्तन की तुलना में बचत में जो परिवर्तन का अनुपात होता है उसको हम एमपीएस से जानते हैं। यानी कि हमारी इनकम में जो चेंजमेंट हुआ उससे हमारी सेविंग में क्या चेंज हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, एमपीएस कहते हैं। इट शोज हाउ मच ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। यह बताती है कि अतिरिक्त आय का कितना हिस्सा बचत में लगाया जाता है। यानी हमने हमें जो एडिशनल इनकम हुई उसमें से हम कुछ तो एडिशनल खर्चा करेंगे, वो तो क्या हो गई हमारी एमपीसी, और कुछ हिस्सा हम बचा लेंगे उसको क्या बोलेंगे, एमपीएस। एमपीएस और टोटल इनकम से बात करें वो हमारे एमपीएस, एपीएस और एपीसी का आ जाएगा। ये लो अगला क्वेश्चन आ गया एपीएस का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपीएस, औसत बचत प्रवृत्ति का क्या अर्थ है। एपीएस इज द सेव रेशियो ऑफ टोटल सेविंग्स टू टोटल इनकम। कुल बचत का कुल आय से विभाजित करने से प्राप्त होता है या अनुपात होता है हमारी टोटल इनकम क्या है और हमारी अ, उस पे सेविंग कितनी है, उसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इंडिकेट्स द पोर्शन ऑफ इनकम दैट इज सेव्ड। यह बताता है कि आय का कितना प्रतिशत हिस्सा बचत के रूप में रखा जाता है। व्हाट इज ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, स्वायत्त व्यय क्या है। Autonomous expenditure refers to the level of spending that does not depend on the level of income। स्वायत्त व्यय वह है जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। हमने कहा कि आय अगर हमारी जीरो भी होगी तो भी हमारा कंजप्शन कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो वो क्या है, एक ऑटोनोमस है। इनकम चाहे कुछ भी हो, सरकार डिफेंस पे खर्चा करेगी, वो भी ऑटोनोमस है। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम चेंजेस। इसमें सरकारी व्यय, निवेश और ऐसा उपभोग शामिल है जो आय में परिवर्तन से क्या नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, उसको हम ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कल ऐसे ही यानी कि जो भी एग्जाम होगी आपकी ऐसे क्वेश्चन छपेंगे, डेफिनेटली छपेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन मल्टीप्लायर इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में गुणक को परिभाषित कीजिए। पहली बात तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे। द मल्टीप्लायर shows how an initial increase in investment leads to a multiple increase in income and output in the economy। गुणक यह दर्शाता है कि प्रारंभिक निवेश में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में आय और उत्पादन में कई गुना वृद्धि कैसे होती है। यानी कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो इकोनॉमी में तो वह अलग तरीके से काम करेगा, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इट मेजर्स द मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यह निवेश के प्रभाव को बढ़ाकर मापता है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ जिसमें आप थोड़ा सा इसको जनरली समझोगे। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई शादी है, ठीक है, आपने उसमें खर्चा किया कितने रुपए का, आपने उसका बजट लेके चले कि हम 10 लाख का खर्चा करेंगे,
ठीक है, आपके लिए वो खर्चा है, लेकिन उसमें जो टेंट वाले हैं, हलवाई है, सफाई वाले हैं और भी डीजे वाले बाबू साबू सब, उन सब की तो इनकम का सोर्स हुआ वो, ठीक है। फिर आपने सोचा कि मैं इसमें 2 लाख और बढ़ा देता हूँ, 12 लाख का मैं कर लेता हूँ। तो आपने इधर कितने का बढ़ाया? 2 लाख का। उस 2 लाख के बढ़ने से बाकी और लोगों को भी क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। क्योंकि और लोगों को भी आप कुछ ना कुछ दोगे, यानी कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करवाओगे और वो 2 लाख रुपए उनकी एमपीएस क्या कहती है, यानी एमपीसी क्या कहती है, उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या कहती है, ये कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा। यानी उस इनकम से आपके यहाँ तो 10 लाख था या 12 लाख था, इससे आपने खर्च किया, लोगों की मार्केट में 12 लाख की इनकम हुई, फिर वो खर्च करेंगे, उससे मार्केट में दूसरों की इनकम होगी, वो खर्च करेंगे, उससे तीसरों की इनकम होगी, लेकिन हर जगह पे थोड़ा-थोड़ा अमाउंट बचाया भी जाएगा। तो हम सेविंग को घटा देते हैं और बाकी जो कंज़प्शन है उसकी लीड चालू हो जाती है, तो इसका मतलब आपके 12 लाख है मार्केट में 1 करोड़ का काम कर रहे हैं। कितने करोड़ का काम कर रहे हैं? 1 करोड़ का काम कर रहे हैं। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट बोलते हैं कि हमने स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें जो वृद्धि हुई, उससे बाकी अपनी अर्थव्यवस्था है उसमें इनकम और प्रोडक्शन में किस तरीके का चेंज हुआ। वह कई गुना चेंज होता है, वह किससे मापा जाता है? मल्टीप्लायर से मापा जाता है। अगला है व्हाट इज़ ए सिंपल मल्टीप्लायर, साधारण गुणक क्या है? ऐसे क्वेश्चन में भी आपके नहीं आएँगे। ए सिंपल मल्टीप्लायर इज़ कैलकुलेटेड एज़ 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, यानी सीधी-सी बात है, एमपीएस से भाग दिलवा रहा है ये एमपीसीएस से। ठीक? यानी साधारण गुणक 1 को यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी है। इट एज्यूम्स नो फॉरेन ट्रेड और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये विदेशी व्यापार और सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति को मानता है। इट शोज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, यह निवेश और आय के बीच का मूल संबंध दर्शाता है। तो आपसे मे बी ये कोई इस तरीके का ये पूछ ले कि आप सिंपल मल्टीप्लायर का क्या लिखो, फॉर्मूला लिखो या क्या होता है, ये 1 माइनस एमपीसी को बताता है और ये मानता है कि हमारे कोई फॉरेन ट्रेड नहीं होता, ना ही गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर, जटिल गुणक क्या है? ए कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर कंसीडर्स लीकेज लाइक टैक्सेशन, इंपोर्ट्स एंड सेविंग्स। जटिल गुणक में माना जाता है कि कर, आयात और बचत जैसी निकासी को शामिल किया जाता है, यानी कि आपकी जो इनकम होती है उसमें कुछ लीकेज होते हैं, एज ए टैक्स, एज ए एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एज ए सेविंग। इट इज मोर रियलिस्टिक एज इट शो हाउ एक्चुअल इनकम इंक्रीजेज आफ्टर अकाउंटिंग फॉर सच लीकेजेज। यह अधिक यथार्थवादी है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक है, वास्तविकता इसमें ज़्यादा है, क्योंकि यह ऐसी निकासी को ध्यान में रखकर आय में वास्तविक वृद्धि को ही दर्शाता है, क्योंकि ये लीकेज तो रियल है, होते हैं और ये इन रियल लीकेज को ध्यान में रख के ही अपनी इनकम में या फिर वास्तविक इनकम में कितना चेंजमेंट हुआ उसको शो करता है। तो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर ज़्यादा रियलिस्टिक और सिंपल मल्टीप्लायर सिंपल एक बेसिक रिलेशन को बताता है इनकम और एक्सपेंडिचर की। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। बहुत ज़्यादा बोलने से गले में इतना दर्द होने लग गया है, आपके इतने कमेंट आ रहे हैं सर ये क्लास वो क्लास। हम भी चाहते हैं कि आपके लिए सारी क्लास लेके आए, हमारी बहुत सारी क्लासेस तैयार है, बट रिकॉर्ड करने का ना तो टाइम मिल पा रहा है, ना ही इतना बोलने की कैपेसिटी रह पाती है। तो हम कहीं न कहीं खेद प्रकट करते हैं कि आपकी पूरी एक्सपेक्टेशन को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम बहुत कुछ आपके लिए कर सकें। तो इस यूनिट को निपटाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। उपभोग फलन की संकल्पना या अवधारणा क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन इन्वेस्टमेंट फंक्शन, डिस्कस इट्स डिटर्मिनेंट्स। निवेश फलन की परिभाषा दीजिए और इसके निर्धारकों की चर्चा कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन एमपीएस एंड एमपीसी विद सुटेबल एग्जांपल्स। सीमांत बचत प्रवृत्ति व सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में अंतर स्पष्ट करो और उपयुक्त उदाहरण के साथ इसको समझाओ। राइट नोट्स ऑन एपीसी एपीएस, औसत बचत प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति पे टिप्पणी लिखो। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे, पूछा जा सकता है मल्टीप्लायर पे, एमपीसी पे, एमपीएस पे, एपीएस पे, इस तरीके से आपसे टिप्पणियां पूछी जा सकती है। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, स्वायत्त व्यय क्या है। एक्सप्लेन इट्स रोल इन इनकम डिटर्मिनेशन, आय निर्धारण में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। और एक है डिफाइन मल्टीप्लायर, गुणक की परिभाषा दो। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर, साधारण एवं जटिल गुणक में अंतर कीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 4 की, जो आपकी संबंधित है फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से, यानी कि राजकोषीय और मौद्रिक अर्थशास्त्र यहाँ पे बोला जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा।
देखो दोस्तों, अपन इसको समझते हैं थोड़े से। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जनरलाइज करके समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पे आप समझ जाओगे। मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल, ये रिकॉर्ड हो रहा है। क्या होता है, चीज़ों को समझते हैं एक बार। मैं मार्कर की साइज कर लेता हूँ और भी थिक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ देखो, ये है अपनी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट काम करती है। भाई गवर्नमेंट को भी किसकी ज़रूरत है, भाई पैसों की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट को भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, पैसों की। तो गवर्नमेंट जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं पब्लिक इनकम। यानी गवर्नमेंट की जो इनकम होती है उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक इनकम। फिर गवर्नमेंट खर्चे भी करती है, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंसेस। ठीक है। हम अपने घरों में क्या करते हैं, हम पहले अपनी इनकम को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेंसेस डिफाइन करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उल्टा करती है। गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है ना, एक्सपेंसेस बनाती है, उसके बाद वह किसको देखती है, इनकम को देखती है। क्लियर, समझ में आ गया इतना सा। अब गवर्नमेंट की क्या करते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हमेशा इनकम से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट की सिंपल सी बात है, खर्चे होंगे ज़्यादा, इनकम होगी कम। खर्चे कम ज़्यादा और इनकम कम होगी तो सीधी सी बात है, क्या लगेगा, गवर्नमेंट के घाटा लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं, घाटा। अब घाटा लगा तो यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है उसकी व्यवस्था गवर्नमेंट तीन तरीके से करती है। इस डेफिसिट को गवर्नमेंट तीन तरीके से पूरा करती है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो आरबीआई है, तो नए नोट भी छाप सकती है, न्यू नोट या न्यू करेंसी छाप के भी कर सकती है। सेकंड, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स बढ़ा सकती है, टैक्स से भी कमा लेगी। और तीसरा, गवर्नमेंट क्या ले लेगी, लोन ले लेगी। ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने घाटे को तीन तरीके से पूरा करती है, नई करेंसी प्रिंट करके, टैक्सेशन बढ़ा के और लोन लेकर। अब इन तीनों ही चीज़ों का जो असर होता है मार्केट में, यानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, तीनों को थोड़ा थोड़ा काम में ले लेती है। इन तीनों की वजह से क्या होता है, मार्केट में क्या बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, पैसों की पूर्ति बढ़ जाएगी। जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन से ज़्यादा डिमांड होगी, यानी सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होगी। तो क्या बढ़ जाएगी, चीज़ों की प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी एग्रीगेट लेवल पे। और यह किसको लीड करेगी, इन्फ्लेशन को लीड करेगी। यानी मार्केट में सीधी सी बात है, क्या आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों की चीज़ में दो चीज़ है, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये चीज़ें, इसमें दो चीज़ें चलेगी साथ में। क्या, एक तो गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के लोन्स की बात करेंगे, और एक है मनी सप्लाई की। तो गवर्नमेंट ने इतना काम कर दिया, इनकम एक्सपेंडिचर डेफिसिट का मैनेजमेंट कर लिया। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों के रिगार्डिंग जो पॉलिसी लाती है, उसमें टैक्सेशन पॉलिसी होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज होती है, कई तरीके की पॉलिसीज होती है। तो अपनी इनकम एक्सपेंडिचर और डेफिसिट के रिगार्डिंग जो पॉलिसी लाती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। हिंदी में कहते हैं इसको राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति कहते हैं। कौन लाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है। अब इसका जो इम्पेक्ट होता है वो क्या आता है, इससे मनी सप्लाई बढ़ती है। मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है आरबीआई को कि देख भाई, हमने तो कर दिया कबाड़ा जो करना था, अब आप इसको संभालो, यानी इन्फ्लेशन को संभालो। तो आरबीआई लाता है कौन सी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन पर्पज होता है वो होता है किसको कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और फिस्कल पॉलिसी का मेन पर्पज होता है इनकम एक्सपेंडिचर और पब्लिक लोन, इनको रेगुलेट करना। तो आपको मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है पहला, वो कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम समझ लेते हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, फिस्कल पॉलिसी refers to the use of government expenditure and taxation to influence economic activities। यानी राजकोषीय नीति से आज से सरकारी व्यय और कराधान के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने से है। इट इज यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट ग्रोथ। इसका उपयोग मुद्रास्फीति, बेरोजगारी को नियंत्रित करने में और विकास को बढ़ावा देने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज ए चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अफेक्ट द इकोनॉमी। सरकारी व्यय में परिवर्तन अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अराइजेज डिमांड, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, वाइल ए डिक्रीज रिड्यूस देम। यानी सरकारी व्यय में यदि वृद्धि होती है तो मांग को, रोजगार को और आय को बढ़ाता है। यानी सरकार जो खर्चा करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, वो कहाँ करती है, गवर्नमेंट कोई ना कोई निर्माण कार्य करवाएगी,
हॉस्पिटल बनवाएगी, पुलिया बनवाएगी, सड़कें बनवाएगी, कुछ ना कुछ बनवाएगी, कुछ ना कुछ बनवाएगी, तो भाई उसमें काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो सरकार एक्सपेंसेस करेगी तो रोजगार बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। तो सरकार जब अपने खर्चे बढ़ाती है तो मांग, रोजगार, आय ये सब बढ़ते हैं, और जब सरकार अपने खर्चे घटाते हैं तो इन सब में क्या आती है, कमी आ जाती है। इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स एग्रीगेट डिमांड एंड ग्रोथ, और ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये सीधे तौर पर जो सामूहिक मांग और समग्र मांग और विकास है उसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है, एग्रीगेट डिमांड और ग्रोथ को कम करता है या रिलेटेड होता है। अगला है हाउ डू टैक्स अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कर आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करता है, यानी कर से हमारी आर्थिक गतिविधियां कैसे प्रभावित होती है। हायर टैक्स रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजप्शन, अधिक कर से जो आय और उपभोग है वह घटता है हमारा, वाइल लोअर टैक्सेस इंक्रीज परचेजिंग पावर, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी, जबकि कम कर से जो क्रय शक्ति है वो बढ़ती है, निवेश बढ़ता है और अर्थव्यवस्था में विकास बढ़ता है। यानी सरकार यदि टैक्स ज़्यादा लगा देगी तो जो हमारे डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम में से आपने क्या माइनस कर दिए, टैक्स माइनस कर दिए, पर्सनल इनकम में से टैक्स माइनस कर दिए तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आई, तो टैक्स बढ़ेगा तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं अगर टैक्स कम होगा तो आपकी जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, क्योंकि टैक्स कम है तो आपके पास बचत ज़्यादा होगी, बचत ज़्यादा होगी तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, और ये सारी चीज़ें इकोनॉमी को ग्रोथ का काम करेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन का क्या अर्थ है, धन के नाम नहीं आएगा यहाँ पे, मनी का मतलब मुद्रा है, धन का मतलब नहीं आएगा, मनी का मतलब क्या आएगा, मुद्रा, मुद्रा का क्या अर्थ है, मनी का क्या मतलब है। इन मॉडर्न इकोनॉमी मनी इज नॉट जस्ट ए करेंसी बट ऑल्सो इंक्लूड्स डिपॉजिट्स, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन केवल मुद्रा ही नहीं बल्कि जमा जमा होता है, ऋण साधन होता है और इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण होता है। यानी कि मनी का बात करें तो आज से पहले क्योंकि लोगों के पास फिजिकली होता था पैसा, ठीक है, चाहे वो कोइंस के तौर पे हो चाहे नोट्स के तौर पे हो, तो उसको हम मनी कहते थे। लेकिन आज के टाइम पे हमारा कुछ पैसा तो क्या है, बैंकों के पास जमा पड़ा है, कुछ हमने सरकार में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कुछ हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर रखे हैं, तो इन सब से रिलेटेड होती है हमारी मनी। इट एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। मुद्रा यानी कि जो मनी है वो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का भंडारण है और लेखे की इकाई का कार्य करता है। और अब आपके सिलेबस में क्या है कि मनी डिटेल में है, तो आपके लिए मैं एक पीडीएफ लेके आया हूँ, ये मैं अपलोड कर दूंगा आपकी सुविधा के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि मनी क्या होती है, मनी क्या काम करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, जो कि कॉइन्स में, करेंसी नोट्स में और बैंक डिपॉजिट के तौर पे होती है। मनी के फंक्शंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मनी के कार्य क्या है, एक तो होता है प्राइमरी काम और एक होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन में ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, यानी कि विनिमय का माध्यम बनती है, विनिमय का माध्यम बनती है। और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू को मेजर करती है। सेकेंडरी की बात करें तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, वैल्यू को आप स्टोर करते हो। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी कि जो आस्थगित पेमेंट है उसको आप ये स्टैंडर्डाइज करती है। और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू का ट्रांसफर करती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिस ऑफ फॉर्म के हिसाब से कमोडिटी मनी होती है, फिएट मनी होती है। बेसिस ऑफ लीगल एक्सेप्टेंस के हिसाब से लीगल टेंडर वैल्यू और नॉन लीगल टेंडर वैल्यू। कन्वर्टिबल, इनकन्वर्टिबल, कैश मनी, क्रेडिट मनी, कई तरह की होती है। मैं यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो डिमांड फॉर मनी हम क्यों करते हैं, तो जीएम किन्स कहते हैं हम ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी कि दिन प्रतिदिन के जो व्यवहारीय हमारे वो होते हैं, व्यवहारीय व्यवहार के जो हमारे उद्देश्य होते हैं, व्यवहार वाले उद्देश्य, उनके लिए हम करते हैं। प्रिकॉशनरी यानी कि प्रिकॉशंस का मतलब होता है क्या बोलते हैं हिंदी में प्रिकॉशंस को, यानी कि हम किसी चीज़ को लेकर पहले से ही तैयारी रखते हैं। और स्पेकुलेशन मतलब जो सट्टे से संबंधित होते हैं वो उन उद्देश्यों के लिए काम में आती है। सप्लाई की बात करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इधर क्वेश्चन उठा लेते हैं एक। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मॉनेटरी एग्रीगेट्स, मौद्रिक समष्टियाँ क्या है या समग्र क्या है। मॉनेटरी एग्रीगेट्स आर मेजर ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मौद्रिक समग्र अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के मापने के उपाय है। दे इंक्लूड M1, M2, M3 एंड M4 डिपेंडिंग ऑन लिक्विडिटी। इसमें M1 को, M2, M3 और M4 को शामिल किया जाता है, तो तरलता पर निर्भर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो भी बच्चों, आप कान खोल के इस चीज़ को देखना। हम मनी को M1 में, M2 में, M3 में और M4 में मेजर आउट करते हैं उसकी सप्लाई को, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा M3 क्या है, M4 क्या है, तो अटक जाओगे आप,
इसको यहाँ पे देखते हैं कि सप्लाई कैसे होती है। M1 में हम किसको शामिल करते हैं, आपके पास जो करेंसी है प्लस जो आपकी डिपॉजिट्स है, डिमांड डिपॉजिट है, जो कहाँ रखी हुई है आपकी बैंकों के पास रखी हुई है, डिमांड डिपॉजिट यानी सेविंग अकाउंट्स में आपकी जो डिपॉजिट है उसको हम बोलते हैं M1। M2 में क्या होता है, M1 यानी M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। अब आपने पोस्ट ऑफिस के साथ जो सेविंग्स कर रखी है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स एंड करेंसी, ये सारे मिलकर बनते हैं आपके M2। M3 में क्या आता है, M1 तो आता ही आता है, प्लस टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक, यानी टाइम डिपॉजिट मतलब जिसमें आपकी FD वगैरह आती है, जो पर्टिकुलर टाइम के लिए डिपॉजिट होती है, उसको हम M3 में रखते हैं। और M4 का मतलब हुआ M3 में यह हो गया, M1 तो आ ही गया, टाइम डिपॉजिट भी आ गया, M3 प्लस M2 यानी कि टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, इसको हम और उठा के इधर ले आएंगे तो इसको बोलेंगे M4। तो सबसे नेरो है वो कौन सी है, M1। सबसे संकीर्ण या सबसे नेरो और सबसे व्यापक कौन सी है, M3 और M4। ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड है या व्यापक है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाई M1 कैपिटल, सॉरी M1 मनी M2 मनी, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला है व्हाट इज द डिमांड फॉर मनी, धन की मांग क्या है, मुद्रा की मांग क्या है। डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू द डिजायर टू होल्ड कैश एंड डिपॉजिट्स फॉर ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव पर्पज, यानी धन की मांग या मुद्रा की मांग हम क्यों करते हैं, या तो हम लेन देन के उद्देश्य के लिए करते हैं कि दिन भर में आपको जो काम करना होता है। मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मान लो आप कोचिंग सेंटर जाते हो, कहाँ जाते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो, जाने के आपके 10 रुपये लगते हैं और आने के वापस कितने लगते हैं, 10 रुपये। तो आपकी जेब में 20 रुपये तो आप रखोगे 20 रुपये रखने का उद्देश्य क्या है आपका, ट्रांजैक्शन मोटिव यानी लेन देन का उद्देश्य है। सेकंड प्रिकॉशनरी मोटिव, क्या आप जेब में 20 रुपये लेके जाओगे, नहीं, आप जेब में 20 से ज़्यादा यानी कि तकरीबन 100-200 रुपये रखोगे कि कोई इमरजेंसी होगी तो कहाँ जाऊँगा। तो ये कौन सा मोटिव हो गया, प्रिकॉशनरी मोटिव। फिर आता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। मम्मी ने आपको कहा कि बेटा आज ही ना तू 100 रुपये ले जा या 200 रुपये ले जा, कुछ शॉपिंग करके ले आना, कोई सब्जी वगैरह कोई फल फ्रूट ले आना। तो क्या आपसे मम्मी ने कहा कि 1 किलो केले ले आना, ये ले 40 रुपये, 40 रुपये थोड़ी देती है, आपको ज़्यादा देती है। क्या पता सस्ते होंगे तो 1 किलो की बजाय कितने ले आना, 2 किलो ले आना। ये कौन से मोटिव हो गए, स्पेक्युलेटिव मोटिव, सट्टा उद्देश्य। तो हम इन तीनों के लिए ट्रांजेक्शन, स्पेक्यूलेशन और प्रिकॉशन, इन तीनों मोटिव के लिए किसकी डिमांड करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं या लिक्विडिटी की डिमांड करते हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। और ये किसने बताए थे, हमें JM किन्स ने बताए थे। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब आता है क्वेश्चन, व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तरलता अधिमान क्या है या तरलता वरीयता क्या है। तरलता का मतलब होता है दोस्तों पैसा। क्या मतलब होता है, पैसा। पैसा हम अपने पास क्यों रखते हैं, जब हम पैसा किसी और को देने की बजाय अपने पास रखे, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी का प्रेफरेंस देना, यानी कि हम अपने पास पैसा रखना पसंद करते हैं। समझ लेते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस रेफर्स टू दी desire of people to hold their wealth in liquid form like money instead of other assets. It influence the rate of interest. यानी तरलता वरीयता से आशय है लोग अपनी संपत्ति को अन्य परिसंपत्तियों के बजाय किस में रखें, केस के रूप में रखने की इच्छा से, और यह ब्याज दर से प्रभावित होती है। यानी कि अगर ब्याज दर ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ज़्यादा, तो आप क्या कर दोगे, मार्केट में उधार दे दोगे ना। उधार दे दोगे तो आपने पैसा आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और यदि ब्याज की दर क्या होगी, कम, तो आप अपना पैसा उधार देने की बजाय अपने पास रखोगे कैश के फॉर्म में, तो आप ये केस है। तो यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब हुआ कि आपकी ब्याज की रेट आपको उसको इफेक्ट करती है और आप अपना पैसा किस में रखना चाहते हो, कैश में रखना चाहते हो, किसी और फॉर्म में नहीं रखना चाहते, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। फिर है हाउ इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू किन्स। किन्स के अनुसार ब्याज दर कैसे निर्धारित होती है, अकॉर्डिंग टू किन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। यानी मनी की डिमांड यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है और सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से किसका डिटर्मिनेशन होता है। यानी जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस और जो सप्लाई ऑफ मनी है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से किसका डिटर्मिनेशन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होता है, ऐसा किन्स ने बताया। अगला है व्हाट इज मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति क्या है। मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर टाइम इंक्लूडिंग करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर लिक्विड असेट्स। मुद्रा आपूर्ति किसी निश्चित समय पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल धनराशि है जिसमें मुद्रा, मांग जमा और अन्य तरल परिसंपत्तियां शामिल होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋण सर्जन क्या है। यानी आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाए, तो बैंक क्या
1 लाख रुपए अपने पास रखता है, नहीं, वह किसी और को उधार दे देता है, लेकिन उसमें एक परसेंटेज वह अपने पास रखता है। फिर जिसको उधार दिया घूम फिर के पैसा वापस उसके पास आएगा, उसका 1% अपने पास रखेगा, फिर वह और आगे उधार दे देगा, फिर 1% रखेगा, फिर और उधार दे देगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। Credit creation refers to the process by which commercial bank create money by advancing loan on the basis of deposit। यानी ऋण सृजन से आशय है उस प्रक्रिया से है जिसमें वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाओं के आधार पर ऋण देकर मुद्रा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अगला है व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति क्या है? मैंने शुरुआत में बता दिया कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए है ना, कि प्राइस को स्टेबल करने के लिए जो आरबीआई द्वारा पॉलिसी लाई जाती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज द यूज ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट by the central bank to control inflation, stabilize currency, promote growth and maintain stability in the economy। मौद्रिक नीति से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति और ऋण के उपयोग से है जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है, मुद्रा को यानी कि कीमत को स्थिर रखना है। मुद्रा को क्या स्थिर रखेंगे? कीमत को स्थिर रखना है, विकास को बढ़ावा देना है और अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना है। ये इसके उद्देश्य हो गए। अब बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले बड़े वाले क्वेश्चन। पहला है डिफाइन फिस्कल पॉलिसी, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रूमेंट। राजकोषीय नीति की परिभाषा दो, उसके उद्देश्य और साधनों की विवेचना करो। अगला है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन ऑफ द इकोनॉमी। सरकारी व्यय और करों में परिवर्तन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर मॉनेटरी एग्रीगेट्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। मौद्रिक संचय से आपके समग्र है, ये संचय नहीं है समग्र है। समग्र से आप क्या समझते हो? इनके प्रकार बताओ। यहाँ पे वही आएंगे M1, M2, M3 और M4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो। छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करो। अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी, डिस्कस इट्स रोल इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मौद्रिक नीति की परिभाषा दो, आर्थिक स्थिरता में इसकी भूमिका का चर्चा करो। मौद्रिक नीति जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? जो फिजिकल पॉलिसी है वो होने को तो आपकी सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में आपको दे दी, यानी कि सेकंड ईयर में आपको दे दिया, लेकिन ये एक्चुअली थर्ड ईयर का टॉपिक होता है जनरली फिजिकल पॉलिसी। तो मे बी आपसे फिजिकल पॉलिसी नहीं पूछी जाकर आपसे क्या पूछी जा सकती है? मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों ये थी अपनी इकोनॉमिक्स माइनर पेपर की क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हमने कोशिश करी है एक क्लास में डिस्कस करने की। हम आपके नेशनल इनकम और मॉनेटरी वाली हम आपको PDF साथ में प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम दीजिए, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दो। और एग्जाम में आपको हमने किस तरीके से मदद करी, हेल्प हमारी क्लास से आपको मिली, वो ज़रूर आप बताइएगा। धन्यवाद।